So welcome everybody once again in this channel. Today we will discuss the question paper of Combined Higher Secondary Level Examination conducted in 2021 by APSSB. So these questions are being practiced to get acquainted with the upcoming examination. So आज हम इसी questions का solve करेंगे और उसके साथ साथ इसके explanation भी देखेंगे. So let's begin. So फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको fill in the blanks करना है. So जनरली इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये phrasal verbs है. सो फ्रेजल वर्ब्स को याद करने के लिए जो बेसिक्स फ्रेजल वर्ब है तो उसको हम याद कर सकते हैं या फिर हम डे टू डे लाइफ में जो हम बात करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं और जब हम पढ़ते हैं उस पे उस टाइम भी हम लोग उसको नोट कर सकते हैं तो इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब को हम लोग सीख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अजीत मस्ट डिस्पेंस डैश इज सर्विस. सो ये बहुत ही इजी है. डिस्पेंस विथ हम हमेशा यूज करते हैं. ये बहुत ही कॉमन एक फ्रेजल वर्ब है. डिस्पेंस विथ का मतलब होता है कि गेट रीड ऑफ. जब हम किसी चीज को कंप्लीटली बंद कर देना है, बंद कर देते हैं करना, तो उसको हम या फिर बंद करना चाहिए उसको हम क्या करते हैं डिस्पेंस विथ. सो अजीत मस्ट डिस्पेंस विथ सर्विस, गेट रीड ऑफ हिज सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनन्या डैश हर ग्रैंडफादर शी हैज ब्राउन आईज. तो इसमें जो लास्ट पार्ट जो दिया हुआ है शी हैज ब्राउन आउट, इसमें से हमको पता चल रहा है कि इस जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होना है. एक्चुअली इसमें क्या बोल रहे हैं कि अनन्या जो है उसका जो लुक्स है उसका ग्रैंडमदर जैसा है. इट मींस रिजेम्बल्स, राइट. रिजेम्बल्स की बात कर रहा है. सो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा. टेक्स आफ्टर इसका मतलब होता है रिजेम्बल्स. जब हम किसी हमारे एंसेस्टर के साथ हमारे चेहरा के फिजिकल अपीयरेंस सिमिलर होते हैं तब और रिजेंबल होते हैं तब हम यूज करते हैं टेक्स आफ्टर. सो अनन्या टेक्स आफ्टर हर फादर, शी हैज ब्राउन आईज. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अनमोल डज नॉट वर्क, he cannot succeed. So in the last video we already discussed unless and until. So unless हम यूज करते हैं कंडीशन में और until हम यूज करते हैं टाइम की वजह से, टाइम. सो इसमें क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है ना. सो कंडीशन में हम unless यूज करेंगे. Unless Anmol does not work, he cannot succeed. नेक्स्ट क्वेश्चन, रहाने ब्रदर्स हैव लिव्ड इन दिल्ली. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया हुआ है कि जो फॉर और सिंस का जो यूज है तो हम लोग यूज करते हैं जनरली परफेक्ट टेंस में, है ना. सो परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं. सो इसमें अगर हम देखेंगे तो परफेक्ट टेंस में फॉर 7 years ago रहाने ब्रदर्स हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 7 years ago. ये तो होगा नहीं. एगो मतलब ये पास्ट हो गया, कंप्लीट पास्ट हो गया. ये होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट है. एगो एगो 3 years ago, 4 years ago, इस सब में पास्ट इंडेफिनिट आता है हमेशा. और इसमें जो टेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा यूज करते हैं, सीन्स और फॉर यूज करते हैं. बट एगो ये सब में हम लोग कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज नहीं करते, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. सो ये प्रेजेंट परफेक्ट है. सो एगो जो ऑप्शंस में एगो है वो तो होगा नहीं, उसको हम एलिमिनेट करते हैं. सो ए एंड सी एलिमिनेटेड. नाउ सिंस 7 years और फॉर 7 years, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुका है कि सिंस हम तभी यूज करते हैं जब टाइम को सर्टेनली मेंशन किया हुआ है. लाइक रहाने ब्रदर्स हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2016 और 2018, लाइक दैट. सो इसमें अगर सिंस होगा, सिंस हम तभी यूज करेंगे जब पर्टिकुलर टाइम को मेंशन किया जाता है. जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 7 AM, तो इसमें सिंस होगा, फॉर नहीं होगा. अगर मैं बोलूंगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर since 3 hours, then it is wrong. Why? Because 3 hours ये कौन सा टाइम में शुरू हुआ है जस्ट इसमें मेंशन नहीं हुआ है. ओनली ड्यूरेशन इज गिवन. सो फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू यूज ऑलवेज फॉर. करेक्ट. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, फॉर 7 years, क्योंकि वी डू नॉट नो that 7 years when it has started. We do not know it about it. So Rahane brothers have lived in Delhi for 7 years. This is the correct answer. Next question is, uh, इसमें से ऑप्शन कुछ दिया नहीं हुआ है. इज डिजायरस डैश विजिटिंग इटली. देयर माइट बी सम नेम, सो जस्ट कंसीडर शी इज डिजायरस डैश विजिटिंग इटली. सो डिजायरस के साथ क्या आता है, डिजायरस के साथ ऑफ आता है हमेशा, क्योंकि इसमें से ऑप्शन होगा शी इज डिजायरस
ऑफ विजिटिंग दिल्ली। डिजायरस ऑफ मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, है ना। जब कोई चीज के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है तो उसको उस समय हम डिजायर ये डिजायरस ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। सो शी इज डिजायरस ऑफ विजिटिंग इटली। So these are the phrasal verbs. So it is very important for your upcoming examination also. So please remember all of it. So next questions, add suitable question tag. Already we discussed about question tag. We know that there are two types of question tag. One is negative question tag, another is positive question tag. So negative question tag हम use करते हैं तभी अगर the sentence is positive, और अगर sentence is negative then we use positive question tag, है ना। So positive question tag हम तभी use करेंगे अगर sentence negative होगा तो देखते हैं यू आर कमिंग टू द शो। सो यू आर कमिंग टू द शो, द सेंटेंस इज पॉजिटिव, है ना। द सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो इसमें हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। तो यू के साथ क्या आता है, हमेशा क्या आता है, आर आता है। सो इसमें हम देखते हैं कौन सा नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। तो सभी नेगेटिव क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, कांट तो होगा नहीं, वोंट भी होगा नहीं, इज नॉट भी होगा नहीं, इसमें यू के साथ आर आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर नॉट यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई टेक एन ऑटो आई विल गेट देयर, आई विल गेट देयर, इसमें कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सो डेफिनेटली देयर शुड बी व्हाट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। सो इसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग कौन सा है, इज इट, विल आई, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। सो बी एंड डी में से कौन सा होगा, ओन्ट आई और इज नॉट ईट। सो इसमें तो बहुत इजी है। सो ओन्ट आई होगा, विल के साथ हम विल को जो हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो ओन्ट होता है, ठीक है। won't I होगा, this is the correct answer. Next question is the guest house was too not too expensive. Again not too expensive, ये sentence कौन सा है, negative sentence है। Sentence is negative, so हम कौन सा question tag use करेंगे, definitely we will use positive question tag, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कौन सा है। was not it ये नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। is not it ये होने का चांसेस है, but let's say the other, is it ये भी नहीं होगा, was it ये was it was it, so was it डी, डी है जो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, और इज इट है जो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। इज नॉट है ये तो नहीं होगा, तो ये नेगेटिव है दोनों। सो इज इट और वाज इट कौन सा होगा, इसमें वाज दिया हुआ है, डेफिनेटली वाज इट होगा क्योंकि वाज के साथ इज नहीं आएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट वी विल सी द आइटम्स ऑफ क्वेश्चंस। सो इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है, रिपोर्टर स्पीच दिया हुआ है। So it is very common for everybody. So for each examination, it is very important. So let's understand and solve the questions. So let's see that. Would Natish mind passing the salt? Question दिया हुआ है। I said to him. तो इसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है ये yes no क्वेश्चन है ना। yes no क्वेश्चन है, तो हमको पता है yes no क्वेश्चन पे हम क्या यूज करते हैं, if और whether यूज करते हैं, if और whether यूज करते हैं। सो लेट्स सी इसमें से कौन सा होगा। तो ऑलरेडी इसमें वुड दिया हुआ है, तो वुड को हम चेंज नहीं कर सकते, वुड रिमेन ऑलवेज वुड। एंड सेड टू भी है यहाँ पे, सेड टू को हम डायरेक्टली सेड टू यूज नहीं करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो आई आस्क्ड टू हिम, आस्क्ड टू कभी नहीं होते इनडायरेक्ट में, हमेशा याद रखना है, ये गलत है, आस्क्ड टू कभी नहीं होगा। ऑर्डर्ड हिम ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑर्डर किया ही नहीं है ना। आई आस्क्ड हिम इफ नतीज विल माइंड, विल तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें वुड है, वुड कभी विल चेंज नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी, आई आस्क्ड हिम इफ नतेश वुड माइंड पासिंग द सॉल्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से इफ हमारा हो गया और वुड जो वुड सेम रहेगा, और डेफिनेटली इट विल बी एन असर्टिव सेंटेंस, मींस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को चेंज करके हम फुल स्टॉप लाते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ मींस नाउन के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि इन क्वेश्चन में वर्ब पहले है उसके बाद नाउन है, लेकिन हम जब उसको इनडायरेक्ट में करते हैं उसको चेंज करते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब होगा, तभी इसको हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और हमेशा इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो Akash said to him, is not your name Naresh? It's a very easy question. Is not your name Naresh? So again it is yes no question is there. So yes no question में हम क्या यूज करते हैं, whether यूज करते हैं और if यूज करते हैं। So let's see that what is the answer.
So Akash inquired whether his name was not Naresh. Next option is Akash asked him if his name was Naresh. So if his name was Naresh, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें not दिया हुआ है. ये नेगेटिव सेंटेंस है. So नेगेटिव सेंटेंस से हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे, उसको पॉजिटिव में चेंज नहीं करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस सेड टू हिम कभी नहीं होता है, ये तो हमको पता है. आकाश नैरेटेड, इसमें नैरेट नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. So, so between A and B, what is the correct answer? Correct answer is option A, क्योंकि इसमें आकाश inquired whether his name was not Naresh. So was not sentence negative हो या positive हो, it always remain the same in the indirect speech. So just we need to ensure that in indirect speech we do not use interrogative sentence. If there is interrogative sentence in the direct speech, so we definitely have to change it into assertive sentence. तभी हम indirect में change कर सकते हैं. Next question. Anil said to his friend, I saw a serpent near your bike. Is very easy questions. Said to जब भी होता है रिपोर्टेड वर्ब, हमको याद रखना है सेड टू को चेंज करके हम क्या यूज करते हैं, टोल्ड यूज करते हैं. ठीक है, और टोल्ड के साथ कभी टू नहीं आता है, ये भी याद रखना है. सो इसमें सेड टू दिया हुआ है फर्स्ट में, ये होगा नहीं. अनिल वांट्स, ये भी होगा नहीं. अनिल टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड सीन अ सर्पेंट नियर हिज बाइक. ओके, ये होने का चांसेस है. बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनिल टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही सॉ अ सर्पेंट नियर हिज बाइक. तो इसमें से एक चीज हमको याद रखना है, क्योंकि देखिए जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं उसमें से कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करना है. जैसे कि इसमें अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच मतलब द सेंटेंस विच इज केप्ट विद इन डबल इनवर्टेड कॉमा, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. सो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर पास्ट पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. और हमको पता है पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस जो वर्ब मेन वर्ब होगा उसका पीपी फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करेंगे. ठीक है, ये फॉर्म यूज करेंगे. तो अगर हम ऑप्शन डी को लेते हैं, अनिल टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही सॉ अ सर्पेंट नियर हिज बाइक. सो ही सॉ, तो ये पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रह गया. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी पास्ट इंडायरेक्ट है, इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट है. सो सिंपल पास्ट नहीं होता है. सिंपल पास्ट हमेशा कौन सा टेंस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. और पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब एंड वर्ब का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और थर्ड फॉर्म. तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दैट ही हैड सीन a serpent near his back. That is the correct answer. I hope it is clear to everybody. Okay, let's see the next questions. So इसमें से अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस दिया हुआ है. So इसको जब सॉल्व करने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज देयर आर लॉन्ग सेंटेंसेस. ठीक है, सो और लॉजिकली इसको अरेंज करना है. तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्यू एस आर पी. ठीक है, आप लोग भी एक बार मिला के देखिए. So QSRP should be the correct answer of this particular question. I am not reading all the sentences. Please, go through it and you just check it whether, according to you, also option B is the correct answer, right? The next question. See the next question. Next question, if you see, it is quite easier comparatively the earlier one. So there have been many myths about women in world literature. This is the first sentence, and the last sentence is S6. So after first sentence, what should be there? That the Odysseus R should be there. Odysseus encounter with the Cyrus during his return home after the fall of Troy is typical of this. So R is one. So इसमें R1 कौन सा है? ऑप्शन डी है. उसके बाद Q आएगा. The silence was beautiful maidens whose songs enchanted sailors on the seas. So ऑप्शन डी is the correct answer. आप लोग एक बार पढ़ लीजिए इसको, और according to you, try to arrange it once again. But after arranging, if you find different answer, please you may write in the comment box so we can have discussion on it. Next questions. So इसमें हमको सिनोनिम चूज करना है. ये बहुत ही एक कॉमन है, सिनोनिम आएगा ही आएगा, और हमको पता नहीं कौन सा वर्ड का सिनोनिम आएगा. So as much possible we are supposed to practice the words that generally the words which are used in articles of newspaper or magazines or sometimes. So these are the words are generally used, generally asked.
They do not ask any kind of unfamiliar words which are never used. Okay, so infamy. So infamy का मतलब क्या होता है? Infamy का मतलब होता है who is having a very bad, uh, bad reputation, very bad reputation, उसको हम infamy कहते हैं. So familiarity तो नहीं होगा, notoriety भी नहीं होगा, glory भी नहीं होगा. So according to me, option D is the correct answer. None of this. Now ehest is written there. Actually, it should be behest. ठीक है ना? It should be behest. Behest का मतलब होता है command. ठीक है. Then massive. Massive का मतलब होता है use. हम सबको पता है use और Titanic. Correct? Use और Titanic और gigantic. So these are the synonym of massive. Use, Titanic, gigantic. Okay. So these are the synonyms of massive. Now इसमें से कोई भी नहीं है, ये भी none of these आएगा क्योंकि ये synonym मांगा है ना. Next question is next question is कि grasping ability alone is not enough to constitute wisdom. Constitute का मतलब क्या होता है? Constitute का मतलब है forming, forming something और organize something. ठीक है, ऑर्गेनाइज समथिंग. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसका मीनिंग फॉर्मिंग और ऑर्गेनाइज होता है? डिस्टोर्ट तो होगा नहीं, ये तो टूटना होता है. इलास्ट्रेट भी होगा नहीं, प्रोसीड भी होगा नहीं. इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्म समथिंग. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें दिया हुआ है एरन. एक्चुअली एरन नहीं होगा, आई थिंक इट शुड बी बैरन. ठीक है, इट शुड बी बैरन. एक वर्ड मिसिंग है सामने वाला वर्ड इसमें. इट शुड बी बैरन. सो बैरन का मतलब हमको पता है. बैरन का मतलब समथिंग विच इज अनप्रोडक्टिव, जिसमें कुछ भी नहीं होता, प्रोडक्टिव नहीं है. अनप्रोडक्टिव, बैरन मतलब अनप्रोडक्टिव. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क. सो डार्क का मतलब एंटोनिम हम लोग को चूज करना है. डार्क का मतलब होता है क्या? यू नो, लैक ऑफ समथिंग और शॉर्टेज ऑफ समथिंग. शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ समथिंग इज डार्क. ओके, सो इसमें हम देखेंगे, सो कौन सा आंसर होगा? अबंडेंस मतलब एफ्लुएंस, बहुत सारा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. इसको हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अबंडेंस इज द करेक्ट आंसर. देन डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? कि कमियां होता है ना. तो उसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एफ्लुएंट बहुत इजी है ये. देन सप्रेस. अगेन सप्रेस मतलब क्या होता है? सप्रेस मतलब क्या होता है? फोर्सफुली व्हेन यू ट्राई टू कंप्रेस समथिंग, दैट इज कॉल्ड सप्रेस. सो इसमें से सफोकेट नहीं होगा, लेंथन नहीं होगा, डिसोलेट नहीं होगा. स्टिमुलेट. स्टिमुलेट मतलब समथिंग व्हेन यू नो ट्रिगर टू ग्रो, और समथिंग व्हेन यू ट्रिगर टू stimulate, that is called that is the antonym of suppress. देन प्रोफेन मतलब क्या होता है? प्रोफेन मतलब बहुत ही ज्यादा, समथिंग विच इज वेरी खराब और हर्ष. इसका प्रोफेन, वी यूज द वर्ड प्रोफेन लैंग्वेज. सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? पायस होगा. पायस मतलब क्या है? वेरी ब्यूटीफुल, काम एंड कूल. देन अनफेथमेबल. द fathom is a unit of fathom is a unit of, we know that fathom is a unit of measuring, uh, measuring unit of measuring what? Measuring deep of sea. ठीक है ना. तो अनफेथमेबल का मतलब क्या होता है? अनफेथमेबल मतलब ये होता है कि समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड और समथिंग विच कैन नॉट बी कम्प्रीहेंड, उसको हम अनफेथमेबल बोलते हैं. तो इसमें से अगर देखेंगे, सिंकेबल नहीं होगा, इनफेलिएबल नहीं होगा. इनफेलिएबल मतलब क्या होता है? समवन someone who never does any mistake. Someone who never does any mistake. ये क्वेश्चन भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आते रहते हैं. इनफेलिएबल का मतलब कहता है, और समवन हु नेवर डज अ मिस्टेक, उसको क्या कहते हैं? इनफॉलिएबल, है ना. इनफॉलिएबल कहते हैं. और समवन हु कैन बी कैन नॉट बी someone who cannot be defeat, उसको हम कहते हैं indomitable. ओके, indomitable उसको हम कहते हैं. someone who cannot be defeated, उसको हम indomitable कहते हैं. और infallible मतलब someone who never does a mistake, उसको infallible कहते हैं. sometimes we say that no one is infallible, इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता लाइफ में. तो इसमें तो infallible तो होगा नहीं. unfallible मतलब comprehensible, इसका ऑपोजिट होगा comprehensible. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपोजिट ऑफ सर्वाइव. हमको पता है पेरिश. करेक्ट.
Next, there are some idioms are given here, and you have to find out the correct meaning of the idioms. So, 60 for a kilo of potatoes. That's daylight robbery. Daylight robbery means when something is charged unfairly, it's called daylight robbery. Then, at an early age, my daughter made her mark as a chemist. इसमें made her mark as a chemist. Made her mark मतलब क्या होता है? When you make something, very much noticeable, very much noticeable because of your any kind of work, that is called made, make mark. So इसमें distinguished himself दिया हुआ है, इसलिए himself तो नहीं हुआ, herself होगा, but option D is the correct answer. Next question is, my cousin was caught stealing. He now has to face the music. Here, face the music. इसमें क्या होता है? Ready to face the consequence when you do something wrong, है ना? तो इसमें से suffer the consequence of his actions. Face the music. हम हमेशा यूज करते हैं. Are you ready to face the music of your work? So, next question. Arnav decided to jump the gun and apply for the job before it was advertised in the press. Jump the gun means when when you very much excited before the time, before the time of doing something, then it's called jump the gun. So be over hasty. When someone becomes so much hasty or any kind of work, is called jump the gun. Next question is, the function did not begin till 8, but they were early birds and got to the hall at 6:30. Early birds means early risers. Okay, option D is the correct answer. There are some misspelled words are there, and you have to find out the correct spelled words. So parallel means Paralleled. Parallel, option D is the correct answer. Then इसमें क्या दिया हुआ है कि the following idiom is followed by four meanings. Okay, so there is an idiom to break the ice. To break the ice means to begin something. When you go somewhere in an unknown place and you start do something, so introduction work or initial work, that is called to break the ice. That is make a beginning. All right. So this is what for today. 31 questions we solved. Rest 20 questions we will solve in the next videos in part 2. So if you have any queries or any question, you can write in the comment box. So stay tuned, all of you.